बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में खेल के अंदर खेल और फिर खेल के अंदर खेल ये चल रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन किसका प्लेयर है और कौन किसके ईमा पर निकला हुआ है, कौन किसके ईमा पर मुज़ाकरात कर रहा है और ये मुज़ाकरात की कहानी के पीछे छुपे राज क्या हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और क्या प्रोग्राम ही ये है कि मामला को इस हद तक ले जाया जाए कि शहबाज शरीफ साहब की हो जाए छुट्टी और उसके बाद इन हाउस लाई जाए तब्दीली, नए वजीर आजम हों, नए लीडर ऑफ अपोजिशन हों और फिर वो आपस में मिल बैठ के मामला को करें ठीक। क्योंकि जब तक हैं शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम और जब तक नून लीग में लड़ाई चल रही है नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, यानी कि मीम और शीन, मरीम नवाज साहब का ग्रुप एक है, शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप एक है। ये मीम शीन की जो लड़ाई जब तक चल रही है उस वक्त तक मामला ठीक नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी राय है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी राय है, ये एस्टेब्लिशमेंट की भी राय है कि असल में मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो लड़ाई चल रही है खानदान की सियासत, उसमें ये क्वेश्चन उठ रहा है कि ये जो पंजाब इलेक्शन का मामला है और सुप्रीम कोर्ट के साथ महाजराई और जजेस को तोड़ने और जोड़ने की कोशिश, खरीदने की कोशिश, धमकियों के पीछे ये सारे के सारे मामला, ये सारे का सारा मलबा आखिर गिराना किस पे है? ये जो तौहीन अदालत का स्काई लैब है ये किस पे गिरेगा? अल्टीमेटली वो गिरेगा शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान पे, जो कि नून लीग के वजीर आजम हैं। उसकी रीजन यह है कि अब मामला उसी तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल एक इंच भी उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी, एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसकी हुक्म की उदूली की जाए, यानी कि उससे इनहराफ किया जाए। हुक्म उदूली बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और जो आज का दिन बड़ा ही क्रूशल दिन है और आज रात 12 बजे तक फैसला हो जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम की कुर्सी पर बराजमान होंगे या फिर उनका मुस्तकबिल तारीक तर है। क्या शहबाज शरीफ साहब अपनी भाई की खातिर और अपनी भतीजी की खातिर अपनी जिंदगी भर की जो सियासी कैरियर है क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन पे ख़त्म करेंगे या फिर वो अपने भाई और अपनी भतीजी को समझाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जो उनका ग्रुप है, जो मरीम साहिबा का ग्रुप है मुस्लिम लीग के अंदर, पार्टी के अंदर, वो जो इत्तलात फराहम कर रहा है नवाज शरीफ साहब को और मरीम साहिबा को, वो ये इत्तलात फराहम कर रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब कंप्रोमाइज्ड हैं और वो मामलात उस तरह से नहीं लेके चल रहे जैसे कि लेके चलने चाहिए। क्योंकि वफाकी काबीना का इजलास, वफाकी काबीना में कुछ कहा गया था नवाज शरीफ साहब ने कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल करें, गवर्नमेंट रेफरेंस फाइल करे, और न सिर्फ उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ बल्कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब के खिलाफ, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ, ये 4 जजेस के खिलाफ हर सूरत में रेफरेंस फाइल होना चाहिए। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के कहने पे, मरीम साहिबा के कहने पे जो एक तारड़ प्लान और कोयटा साजिश तैयार की गई थी उसके अकॉर्डिंगली तो यही था कि जब तक फुल डोज नहीं दी जाएगी, जब तक हिलजुल पैदा नहीं की जाएगी, जब तक ये तासुर नहीं जाएगा कि जनाब उमर अता बंदयाल साहब बस दिन गिने जा चुके हैं और ये 4 जजेस पूरे के पूरे 4 के 4 जजेस ओहदे से फारिग होने वाले हैं, तब तक हम कू जो है जुडिशल कू नहीं हो सकेगा। ये सब कुछ एक तयशुदा प्लान था और फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना था। कुछ मुलाकातें भी हुई और मुलाकातें रडार पे आ गई, लेकिन एन वक्त पे आके और अंदर से भी जो जाहिर है सबके सब तो ऐसे नहीं थे और सबके सब तो ऐसे नहीं थे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि ये सोच करके आखिर इनका प्लान क्या है पता तो करें। वो प्लान सारे का सारा जो आ गया, 4 जजेस और फिर 8 जजेस, बहरहाल ये चीज़ें। तो शहबाज शरीफ साहब को इस पे उन्होंने कहा जी कि वफाकी काबीना ने इनकार कर दिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कहा, कुछ और अपने इत्तेहादियों से भी कहा कि मुझे सपोर्ट करें, इसको अपोज करें कि हुकूमती सतह पे किसी किस्म का कोई रेफरेंस नहीं जाना चाहिए। फिर मुतबादल बंदोबस्त किया गया, एक प्राइवेट पर्सन को इंगेज किया गया, हायर किया गया और उनके जरिए से फिर कंप्लेंट्स फाइल करवाई गई, न सिर्फ 4 ऑनरेबल जजेस के बल्कि उस पूरे के पूरे 8 रुकनी बेंच पे फिर कंप्लेंट्स फाइल करवा दी गई और उन कंप्लेंट्स के पल्ले कुछ नहीं है। और इस तरीके से अंदर फिर
جو جوڈیشل کو کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، اور جب وفاقی کابینہ ہی پیچھے ہٹ گئی اور اتحادیوں میں ہی پھوٹ پڑ گئی، تو اس کے بعد وہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو ایک اہم ایونٹ ہوا گولڈن جوبلی کا، اس کے بعد مزید اس میں رفٹ پڑ گئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اور بہت سارے دوستوں کی سودے بازی جو ہے وہ کوئی اور ہی کر رہا ہے۔ لہٰذا اب ہاؤس ان آرڈر آ چکا ہے، اور چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اس وقت نہ صرف چیف جسٹس صاحب بلکہ میجورٹی آف دا ججز، آنریبل ججز جو ہیں وہ ساری گیم کو سمجھ چکے ہیں، اور وہ اب سارے معاملات اس وقت کول ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف 1 2 3 کہہ لیں آپ، ابھی تک ہے معاملہ، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ شہباز شریف صاحب نے بادل ناخواستہ ثاقب نثار صاحب پہ بھی تنقید کی ایک پبلک میٹنگ میں، اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ججز جو ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے دائرہ کار میں رہے۔ تو ان کو شہباز شریف صاحب کو ایک پیغام پہنچ گیا ہے جوڈیشری کی طرف سے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جناب آپ اپنی حدود و قیود میں رہیں، سپریم کورٹ ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اپنے آپ کو اس نے روکا ہوا ہے، اس کا صرف کام کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ 90 ڈیز کے اندر انتخابات کروانے کے آئینی عمل کو، آئینی فریضے کو ادا کرنے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، اور اس کا ہرگز کوئی ذاتی مفاد نہیں، ذاتی انتقام کا ایشو نہیں ہے۔ اس لیے شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ کم بولیں، جتنا کم بولیں گے، یعنی سادہ زبان میں کہ منہ بند رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، ادروائز پھر کو ڈسکوالیفیکیشن، توہین عدالت تو پھر ہو ہی جائے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ توہین عدالت کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ ایک انڈیکیشن آ چکی ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو فارغ کیا جا چکا ہے، سید یوسف گیلانی صاحب کو فارغ کیا جا چکا ہے، اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر یہ بالکل گیلانی صاحب والا سوئس اکاؤنٹ والا کیس ہے کہ وہ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اپنے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف کیسے خط لکھوں، یہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور آئین کا تقاضا ہے، اور اس پہ اگر انہوں نے آج فنڈ ریلیز کرنے سے انکار کیا اور حکومتی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وہ قائمہ کمیٹی خزانہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی یا کسی اور کے پیچھے یا پارلیمان کے پیچھے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کو نوٹس ایشو کرے گی، اور وہ بھی شو کاز نوٹس ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر معاملات کہاں جائیں گے یہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا، کیونکہ اب آوازیں آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اب الٹ ہی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا ہے نا کہ جناب ہم کیوں مذاکرات کریں عمران خان صاحب سے، اور کس وجہ سے کریں، اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو معلوم ہے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں ویسے بھی باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کی تو وزیر ہی بات نہیں کوئی سنتا، اور یہ تو بالکل ہی نالائق نکلے، بہت ہی نکمے نکلے، نہ یہ صحیح نہ حمزہ شہباز صحیح، دونوں نے کام خراب کر دیا۔ اور دوسری جانب جاوید لطیف صاحب، طلال چودھری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب اور دیگر جو ہیں وہ بھی متحرک ہیں، تو مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب سعودی عرب میں موجود ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے دیکھنا ہے کہ شہباز شریف جاتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال یہ اگر ان ہاؤس تبدیلی، اگر یہ ساری کی ساری کانسپیریسی مان لی جائے کہ زرداری صاحب بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی آ رہا ہے، کیونکہ پارلیمان میں اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ذاتی طور پہ تو میں تو ایک فیصلہ دے چکا ہوں پی ٹی آئی کے ارکان کے استعفوں کا، لیکن اگر عدالت نے فیصلہ دیا تو میں پی ٹی آئی کو واپس لے لوں گا ارکان کو، اور ان کو واپس ویلکم کریں گے۔ دوسری جانب راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک ڈمی لیڈر آف اپوزیشن ہے، اور ان کو بھی شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملات کچھ گڑبڑ ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف وہ دوبارہ سے سروائیو کر پا رہی ہے، اور جو کچھ بھی سسٹم کے اندر لڑائیاں چل رہی تھیں اور جتنا دبانے کی کوشش کی گئی وہ اس سے نکل آئی ہے، اور اب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی معافی تلافی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ صرف وہ بلکہ کچھ اور بھی ہیں۔ لیکن بہرحال پھر یہ بھی ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب کا جو سونے کی کان اور ایک اہم ترین طوطا، وہ طوطا جو ہے، جس طوطے میں جان ہے، وہ طوطا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے، اور اس پہ بہت بڑی ڈیل ہو سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اتحاد کرنے کے لیے، یا اس کو فیور دینے کے لیے، خاموشی سے فیور دینے کے لیے۔ اس کی ریزن ہے وہ طوطا ایسا ہے، جاندار طوطا ہے،
وہ ہے جی कराची की मेयरशिप। कराची की मेयरशिप फंसी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है और जमात इस्लामी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी मेजॉरिटी नहीं है। नंबर 1 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर है, नंबर 2 पे जमात इस्लामी है, नंबर 3 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फिर GDA है। इस तरीके से सारे मिला मिलू के कराची में GDA नहीं है, GDA अंदरूनी सिंध में, ये सारे मिला के क्या करेंगे, ये मेयरशिप लेना चाह रहे हैं। और मेयरशिप पाकिस्तान जमात इस्लामी जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी उसको मेयरशिप मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी को के साथ मामला करती है तो मेयरशिप जमात इस्लामी के पास जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाहे तो उसका एक तरीका मौजूद है, और वो तरीका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर गैर हाजिर हो जाए ईवान से उस दिन जिस दिन इंतखाब होना है मेयरशिप का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाएगा कराची का। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये काम नहीं करती और वो वोट करती है जमात इस्लामी के मेयर को, उम्मीदवार को, तो फिर जमात इस्लामी का आ जाएगा। और अगर जमात इस्लामी और PTI के दरमियान बाकायदा तौर पर इत्तेहाद हो जाता है तो एक का डिप्टी मेयर आ जाएगा, एक का मेयर आ जाएगा और कराची निकल जाएगा। अब कराची जो है वो आपको पता है सबसे बड़ा जिला है, तो वो एक ऐसा पॉइंट आ गया है, जरदारी साहब की शहरग, सियासी शहरग जो है वो कंट्रोल में आ गई है इमरान खान साहब के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। इसीलिए काफी अरसे से वहां पे बात आगे नहीं बढ़ रही, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये भी एक मामला होगा। तो खेल बहुत ही मजे का लगा हुआ जी, मजे का खेल है और आगे से आगे बातें चलती आ रही हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात नहीं कर रहे और शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी जरा आप थोड़ा सा देख लें कि शहबाज शरीफ साहब सिराजुल हक साहब से मुज़ाकरात कर रहे हैं और सिराजुल हक साहब इमरान खान साहब से, सिराजुल हक साहब कहते हैं दोनों फ्रीकैन राजी हो गए हैं, मुस्बत नताइज आने की तवक्को है और ईद के बाद इस पर ब्रेक थ्रू हो सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं खबरदार अगर इमरान खान से मुज़ाकरात किए, तो मौलाना फजल रहमान साहब को किसने कहा है? वो कहा नवाज शरीफ साहब ने, मरीम साहबा ने, कि हमने उस तरफ नहीं जाना। और अगर मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो शहबाज शरीफ साहब बच जाएंगे, तो शहबाज शरीफ साहब बच जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो ये सोचने की बातें हैं, ये देखने की बातें हैं। खेल के अंदर खेल चल रहा है, हर कोई अपना अपना लुच तल रहा है, हर कोई अपना अपना हिस्सा वसूल करने के चक्कर में है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ी है और वो खड़ी रहेगी, अपने फैसले पे अमल दरामद उसने करवाना ही करवाना है। चंद दिन हैं इनके पास, वो भी ईद के फौरन बाद अगर ये कर देते हैं, अगर ये कौमी असम्बली तोड़ देते हैं और बलूचिस्तान असम्बली तोड़ देते हैं और सिंध असम्बली तोड़ देते हैं तो बात हो सकती है, और अगर नहीं तोड़ते तो पंजाब का इलेक्शन नहीं रुकेगा। इसीलिए अब ये धमकियां दे रहे हैं, और धमकियां उस वक्त दी जाती हैं जब इंसान इंतहाई कमज़ोर पोजीशन पे आ जाए, लीगल ग्राउंड उसके पास ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड ना हो, कोई अखलाकी ग्राउंड ना हो, तो फिर वो धमकियां और गालम गलोच पे आता है। यही हम गली मोहल्लों में देखते हैं, यही हम देहातों में देखते हैं कि जब दलील ख़त्म होती है तो फिर गालम गलोच शुरू हो जाती है। तो वही कुछ किया जा रहा है। तो जागते रहिए और देखते रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।